Assalamu alaikum everybody. This is Jawahar Alvi. I'm a board certified behavior analyst. Assalamu alaikum everybody. This is Jawahar Alvi. Um, uh, Good evening to everybody. Um, and I am tuning in from Chicago. And I would like to say Ramadan Kareem to everybody, Ramadan Mubarak to everybody. I'm just trying to make sure that I am live right now. And the topic that we have brought about currently is the topic of, um, dealing with, we're talking about ABA. So I hope that you guys are all there, and I hope that you guys can see me. I just going to do a quick check. Sorry about that. Okay, I think that they can see me, so I just want to make sure. Okay, yeah, so they can see me. All right, so I am actually here from Chicago, and I am currently, here because I wanted to talk about um, a topic that is really an important topic. And the topic that I wanted to talk to you guys about today was using applied behavior analysis in different kind of mental disabilities, in different kind of mental, disorders. um, so basically what जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूँगी, वो टॉपिक है कि आप अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस को या एबीए को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ. तो यूजुअली होता ये है कि हमने ये देखा कि काफ़ी अरसे से हम लोग एबीए का नाम सुनते हैं, और हम ये सुनते हैं कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है या इट्स सच अ थिंग दैट इट्स बीइंग यूज्ड फॉर क्लाइंट्स दैट हैव ऑटिज्म. ठीक है, सो वो लोग देख रहे हैं जिनको ऑटिज्म है, फॉर एग्जांपल. सो बेसिकली होता ये है कि ऑटिज़म और एबीए को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेट किया जाता है बिकॉज व्हाट रिसर्च हैज़ shown in the past years is that anybody or any child who's been diagnosed with autism, जब उनको हम 40 आवर्स या 40 आवर्स से ज़्यादा अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उनमें आता है. लेकिन अनदर रीज़न इज़ दैट इन अमेरिका व्हाट हैपेंस इज़ दैट बिकॉज द यूएस जनरल उन्होंने अप्रूव किया हुआ है एबीए को. So most of the insurance companies, they actually cover ABA services for kids and individuals with autism spectrum disorder. But with that being said, जितना जो autism है, जो ABA therapy है, वो थेरेपी सिर्फ और सिर्फ हम ऑटिज़म के साथ नहीं यूज़ कर सकते. वो थेरेपी हम बहुत सी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ और मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. और आज का टॉपिक मैं इसीलिए लेके आई थी क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ और जो एबीए थेरेपी है वो आप autism के साथ यूज़ कर सकते हैं. So what I wanted to basically bring about today is that ABA can be used with any kind of mental illness. It can be used with any kind of disorder, and the disorders include IDD, which is intellectual disability, any kind of mental illness जिसमें कि हम depression की बात करते हैं, anxiety की बात करते हैं, जिसमें कि हम obsessive compulsive disorders हो सकते हैं, जिसमें कि सब्सटेंस अब्यूज़ आ जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस से हम लोग कवर कर सकते हैं. अब इसमें जब हम जाते हैं तो सबसे पहले जो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एबीए, व्हाट इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है ये एक ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. सो हम इसे साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच कहते हैं, और साइकोलॉजी की ब्रांच में
ये एक ब्रांच है जिसमें कि वी डोंट वर्क विद द इंटरनल इवेंट्स, यानी कि जिस तरह से जब साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं और आपकी थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, तो उसमें यूजुअली दे वर्क ऑन द इंटरनल इवेंट्स, राइट? सो इंटरनल इवेंट्स में ये होता है कि वो आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कराएंगे या इस तरह की कोई चीज़ कराएंगे जिससे कि आपकी जो थेरेप्यूटिक जो है वैल्यू वो आप बेहतर अपने आप को करेंगे उसके साथ। जब हम लोग जब काम करते हैं, हम आउटवर्ड बिहेवियर्स के साथ काम करते हैं, यानी कि हम वो चीज़ें देखते हैं जो कि उनमें बाहर हैं, जो बिहेवियर्स उनके आउटसाइड बिहेवियर्स हैं और उनको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसमें हम ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स में हम देखते हैं कि किस तरह से हम उनके एंटीसीडेंट्स को, बिहेवियर्स को और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं टू मॉडिफाई द बिहेवियर्स। अब बेसिकली एज अ बिहेवियर एनालिस्ट, द थिंग्स दैट वी लुक एट, और we look at the behaviors and we try to modify the antecedents and the consequences so that we can modify the behaviors. अब हमें ये पता है कि जो हमारा नेचुरल एक कोर्स है आगे बढ़ने का ज़िंदगी में, वो ये है कि दैट इज़ हाय एवरीबॉडी, आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम एवरीबॉडी, सो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। सो हमारा एक देयर इज़ अ वे दैट वी आर ग्रोइंग, राइट? एंड द वे दैट वी ग्रो इज़ दैट हम एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। अब उस एवोल्यूशन के प्रोसेस में जब हम गुजरते हैं तो नेचुरली जो है इन द इन्वायरमेंट वी गेट रीइंफोर्समेंट एज वेल एज वी गेट पनिशमेंट, राइट? सो रीइंफोर्समेंट ये होती है कि हमें कोई भी जब हम बिहेवियर ऐसा करें, ऑन दैट बिहेवियर व्हेन वी गेट रीइंफोर्स्ड, हमारा जो बिहेवियर होता है आगे का वो इंक्रीज होता है। और अगर हमारा कोई भी बिहेवियर ऐसा जो है वो पनिश हो, फॉर एग्जाम्पल समथिंग has been taken away from us, something has been associated with aversiveness, something has been we've been placed on timeout like we are these days due to the quarantine, so it's just like a timeout for us, right? So हमारा जो behavior होता है certain activities का, उसको हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, it starts going down. So this is how this is natural part of our evolution also, and nature does that with us because हम लोग जो है हमारे behaviors reinforce भी होते हैं और हमारे behaviors punish भी होते हैं, और उसकी वजह से हमारे behaviors जो हैं उसमें बहुत से changes आते हैं। सो एज अ बिहेवियर एनालिस्ट, जब हम किसी भी किस्म की मेंटल इलनेस के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एंजाइटी के साथ काम करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ काम करते हैं, डिप्रेशन के साथ काम करते हैं, तो हम we work on the outside behavior. So we work on the behaviors that are observable and measurable, and then we try to change those behaviors as per our behavior plans, right? Okay, so first of all, जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी वो है डिप्रेशन, ठीक है? अच्छा, अब जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि it's definitely caused by something or some chemical imbalance that happens in the brain, right? So there is definitely उसमें जो है, अगर आप psychoanalytics में जाएं तो आपको पता चलता है कि there has been an imbalance of the serotonin level, right? So serotonin level जो है वो imbalance हो गया है, जिसकी वजह से आपके अंदर depression जो है उसका cause, there has been a cause of depression, right? So we look at the outside symptoms of it. तो हम ये देखते हैं कि उसके outside के symptoms क्या हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि excessive crying है, withdrawal symptoms हैं, no smiling है, इस तरह की चीज़ें हैं। जब हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो फिर हम उनको modify करने की कोशिश करते हैं, और उनको हम modify किस तरह से करते हैं? There are different kind of programs that we have in place, like suppose we can use a token economy system जिसमें कि हम tokens use करते हैं। अब एक research study थी जो कि हुई कुछ अर्सा पहले, जिसमें कि एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर काम हुआ, और हमारा सारा का सारा जो काम है एज बिहेवियर एनालिस्ट, वो हमारा काम जो है वो रिसर्च बेस्ड होता है। सो हम लोग एक्चुअली बेसिकली जो है हम जाते हैं अपने जर्नल ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पे, बिहेवियर इंटरवेंशंस पे। हमारा एक चैप्टर है जिसे हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इंटरनेशनल कहते हैं। वहाँ जाके हम सारी रिसर्चेस को डिग करते हैं और उसके बारे में हम फिर बात करते हैं ताकि उसके ऊपर हम लोगों को रिसर्च जो है वो बता सकें। सो एक स्टडी जो है वो हुई थी जिसमें कि एक फैसिलिटी थी जहाँ पे there were some people or clients who had anxiety and depression। तो उनके साथ जब काम किया गया तो उन्होंने देखा कि जब आप उनके आउटसाइड के बिहेवियर जो थे उनको ऑब्जर्व किया गया, जिसमें कि क्राइंग थी, उसके बाद उनमें there were withdrawal symptoms, they were not actually staying
बाहर नहीं आते थे, उसके बाद कई कई दिन तक वो लोग अपने बिस्तर से नहीं उठते थे, तो उनके लिए उन्होंने एक टोकन इकोनॉमी क्रिएट किया, ठीक है। अब उस टोकन इकोनॉमी में उन्होंने क्या किया कि दे हैड टोकन इकोनॉमी इज़ अ काइंड ऑफ अ जनरलाइज्ड रीइंफोर्सर फॉर अस, जो कि एबीए की एक टर्मिनोलॉजी है, यानी कि रीइंफोर्समेंट होता है तो उसमें आप एक टोकन बोर्ड बनाते हो जिसमें आप टोकन्स देते हो, एंड आफ्टर यू गेट 5 or 10 टोकन्स देन आप उसको जो है ना वो बैकअप रीइंफोर्सर होता है, उस बैकअप रीइंफोर्सर को उसमें फिर आप जो है ना यू कैन earn something after 10 reinforces or something like that. इसमें अब आप टोकन रीइंफोर्समेंट सिस्टम में आप रिस्पांस कॉस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब रिस्पांस कॉस्ट क्या होती है कि जो टोकन्स आपने दिए हुए हैं उसमें से आप एक टोकन ले भी सकते हो, सपोज इफ समथिंग हैपेंस अगेंस्ट व्हाट यू हैड डिसाइडेड विद द क्लाइंट। तो जो रिस्पांस कॉस्ट प्रोसीजर है ना, दैट इज़ अ पनिशमेंट प्रोसीजर। तो इस पर्टिकुलर स्टडी में उन्होंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर स्टडी में उन्होंने टोकन सिस्टम और रिस्पॉन्स कॉस्ट दोनों को यूज़ किया था, एंड दे वर एक्चुअली गिविंग टोकन्स फॉर स्माइलिंग। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्राइम के ऊपर, क्राइम को उन्होंने उस वक्त नहीं रीइंफोर्स किया, बट दे हैड अ मल्टी कॉम्पोनेंट पैकेज इन प्लेस, और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको रीइंफोर्समेंट के लिए टोकन्स दिए जब वो व्हेन दे वर स्माइलिंग। सो बेसिकली उन्होंने इनिशियली क्लाइंट को प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने दे स्टार्टेड गिविंग देम टोकन्स फॉर स्माइलिंग, and when the participants started to cry, they took the tokens away, which means that उन्होंने response cost procedure किया उस, लेकिन उसमें उन्होंने उसको रीइंफोर्स यानी कि रीइंफोर्स नहीं किया, नैगिंग नहीं की, उनको थ्रेटन नहीं किया, क्योंकि जब आप टोकन्स देते हो तो आप थ्रेटन नहीं कर सकते। सो उन्होंने थ्रेट नहीं किया कि अगर आप रोए तो हम टोकन्स ले लेंगे। द ओनली थिंग वाज दैट देयर वाज अ विजुअल इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, एंड इन दैट व्हाट वाज हैपनिंग वाज every time that the client would smile they would give a token, and every time the client would cry they would take the tokens away. उससे उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ओनली बाय डूइंग दैट विद अदर कोलैबोरेटिव अप्रोच जो कि हो रही थी, और साथ में ऑफ कोर्स देयर वाज सम मेडिकेशन गोइंग ऑन एट दैट टाइम, तो उनकी जो थी आहिस्ता आहिस्ता देखा कि द इंस्टेंसेस ऑफ स्माइलिंग इंक्रीज्ड एंड द इंस्टेंसेस ऑफ क्राइंग दे डिक्रीज्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है। होता ये है कि कई दफ़ा हम लोगों के वी डू हैव मेंटल इलनेस, बट देन समटाइम्स हम वी यूज़ दैट मेंटल इलनेस एज अ लर्न बिहेवियर। वो जो लर्न बिहेवियर होता है ना, उसमें ये होता है कि हम उन बिहेवियर्स को लर्न कर लेते हैं, और दैट इज़ अ वे ऑफ अस रिक्रूटिंग attention from the others, right? So अगर suppose मुझे एक mental illness है, for example I'm depressed, for example I have anxiety, तो एक तो मुझे एंग्जाइटी भी है, एक मुझे जो है वो डिप्रेशन भी है, लेकिन उसके बाद जब इवन दो आई एम गेटिंग मेडिकेशंस, आई एम गेटिंग ट्रीटेड फॉर इट, मैं अगर वो उस वो बिहेवियर मैंने लर्न कर लिया है, और वो लर्न मैंने इस तरह कर लिया है कि जब मैं इस बिहेवियर को करती रहूँगी, व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट बिहेवियर और कीप ऑन डूइंग दैट बिहेवियर, आई एम गोइंग टू बी एबल टू गेट अटेंशन फ्रॉम अनदर पर्सन irrespective of the fact that I am being treated. So we also have to look into those functions of behaviors, right? So as a behavior analyst हम लोग सबसे पहले, ठीक है, मेडिकल को तो हम रूल आउट कराते ही कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग we also look into the functions of those behaviors. So we also have to see that is this a learned behavior or is this a behavior जो कि already उसकी mental illness के साथ आ रहा है. So we look into both things and we work on them. So over here in Chicago what we do is when we are working with clients जो कि जिनको किसी भी किस्म की mental illness है, या उनको किसी भी किस्म का कोमॉर्बिडिटी है, या उनको किसी भी कोमॉर्बिडिटी ये होती है कि क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद 2 different diagnoses, right? सो अगर इस तरह किया तो व्हाट वी डू इज़ वी स्टार्ट टेकिंग डेटा, ठीक है। अब डेटा हम लेते हैं, हमें पता होता है कि इस क्लाइंट में सपोज स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हम उनके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद दे स्टार्ट गोइंग टू द डॉक्टर, आफ्टर दे गो टू द डॉक्टर द साइकियाट्रिस्ट हैज़ प्रिस्क्राइब देम अ सर्टेन मेडिकेशन, वो मेडिकेशन वो लोग शुरू करते हैं, एंड देन वी पुट अ बिहेवियर प्लान इन प्लेस. Once we put a behavior plan in place, the client goes and revisits the psychiatrist in 3 months, right? 3 months में हम अपना सारा डेटा डॉक्टर को दिखाते हैं. हमारा गोल ये होता है कि जो क्लाइंट है they should be on the least therapeutic dose of the medication, of the psychotropic medication, क्योंकि that is the goal of rehabilitation, right? Rehabilitation का गोल ये होना चाहिए कि the client has to be on the least dose of
the therapeutic medication. So medication के side effects भी होते हैं, that's why हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा ज़्यादा थेरेपी करके we need to get those behaviors down so that we are able to get more meaningful things out of the client, and we are able to do more of the behavior stuff with them so that they are able to be more functional in the environment and in the society. So with that being said, so this was something जो कि किया गया था for clients that had depression and that had anxiety, and what was seen was कि उन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आया था. फिर एक और स्टडी हुई थी जिसमें कि एंग्जाइटी के पेशेंट्स के साथ जो है एक कंटिजेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम हुआ था, और उसमें उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो थी वो दी गई थी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पे, और जो डिप्रेस्ड बिहेवियर्स थे उनको एक्सटिंक्शन पे डाला गया था. और इस इंटरवेंशन टेक्निक से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ था. और उसमें ये हुआ था कि जब भी वो अपनी एंग्जाइटी का करते थे, anxiety से when they used to, so how we do is we give them alternating behaviors. Alternating behaviors ये होते हैं कि we are telling them or we are giving them coping skills. Coping skills में अब deep breathing आ जाती है, progressive muscle relaxation आ जाती है. We give them like different mechanisms to use. So in our language we call them replacement behaviors. So once they start using those replacement behaviors, हम उनको positive reinforcement देते हैं उन replacement behaviors पे. So when they start to use those replacement behaviors more, and they have lesser incidences of the depressive behaviors, like अगर वो report करें less depressive behaviors and less of the anxiety behaviors, तो उनको फिर हम जो है ना हम उनको reinforce करते हैं token economy से या positive reinforcement से, तो उससे उनका behavior जो है वो down होना शुरू हो जाता है. डेटा हमें डॉक्टर से हमेशा शेयर करना चाहिए. We should always work in collaboration, and these things they always have a positive impact on our clients. अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात मैं करूँगी वो मैं बात करूँगी for different other disorders which are like schizophrenia, and also for substance abuse. सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए जो थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की है, उसमें आप लोग अगर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना यू आर गोइंग टू फाइंड रिसर्च ऑन सब्सटेंस अब्यूज़, और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है ना वो रिसर्चेज अवेलेबल है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो एक डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है इस वक्त. कई लोग जो हैं वो फैसिलिटीज़ में हैं, कई लोग फैसिलिटीज़ में इस वक्त नहीं हैं. तो उसमें ये होता है कि देखें, I want to tell you one thing. Substance abuse is huge, right? और substance abuse जो है ना, it's a reinforcement in itself. So anybody who works with substance abuse, it's really hard. I know that it's really hard और बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो substance जो लोग यूज़ कर रहे हैं, for example किसी तरह की भी जो drugs को यूज़ कर रहे हैं, for example आप alcohol ले लो, आप cocaine ले लो, आप methanol ले लो, आप ice ले लो, anything like that, any kind of generic opium है, opioids हैं, या over the counter Lexapnels हैं, Xanax है, anything like that, or anything which is like the street made drugs, अगर आप उनको ले लो, उन सब का जो abuse है ना, और कई ऐसे बच्चे हैं जो कि like I've heard about, and even adults, they're taking like gas and like different things, there are different things all over the world. That is a reinforcement in itself, right? So in order to compete that contingency, which means कि उस reinforcement को compete करने के लिए आपका reinforcement level जो है ना बहुत high होना चाहिए. So that is a really really hard one, right? अच्छा, अब उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें से एक स्टडी को मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि एक फैसिलिटी थी जिसमें कि उन्होंने फॉर एग्जांपल दे हैड ऑल द पीपल हु वर डूइंग द ड्रग रिहैब. एबीए के प्रिंसिपल्स जो वहाँ पे अप्लाई किए गए थे वो ये थे कि उनका हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा जो है वो ड्रग टेस्ट होता था. इट वाज जस्ट रैंडम यूरिन सैम्पल्स जो कि लिए जाते थे. तो उसमें उन्होंने उनके लिए टोकन इकोनॉमी सिस्टम वही लगाया हुआ था. लेकिन अब वो जितने भी इंडिविजुअल्स थे इस फैसिलिटी में, दे वर ऑल वर्किंग, राइट? सो दे वर ऑल वर्किंग इंडिविजुअल्स एंड दे वर गेटिंग एक्चुअली पेड फॉर दैट. सो उसमें ये होता था कि जिसका कप में आ जाता था कि दे वर यूजिंग सब्सटेंस और दे आर लाइक दे हैव हैड ड्रग्स, उनके लिए फिर क्या होता था कि दे वर गिवन लाइक उनका जो पे रेट था वो उसमें से सैलरी उनकी काट ली जाती थी.
एंड सपोज अगर नेक्स्ट वीक उनका दोबारा से यूरिन सैंपल होता था और उसमें अगर उनका नहीं आता था या नेगेटिव आता था तो उनकी सैलरी जो है वो उतनी ही रहती थी और उससे फिर एक एक रुपया या दो दो रुपए जो थी वो बढ़ती जाती थी पर आवर. सो दिस वाज लाइक अ टोकन इकोनॉमी सिस्टम एंड अ रिस्पॉन्स कॉस्ट सिस्टम दैट दे हैड यूज्ड फॉर सब्सटेंस अब्यूज क्लाइंट्स. सो अगेन देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च. अगर आप लोग कभी भी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के साथ जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ के क्लाइंट्स के साथ काम करें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च जो कि ABAI की वेबसाइट पे है. आर्टिकल्स भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और स्टडी को रेप्लिकेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. अच्छा, अब हम आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स की तरफ. जब आप स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ आते हैं सो दोज बिहेवियर्स जो है ना दे आर काइंड ऑफ हार्ड टू डील विद, राइट. अब उसमें क्या होता है कि people they start making statements, right? They are making statements, depressive statements, hallucinations आ रही हैं उनको. उनको लग रहा है कि there is somebody who's there and it's talking to them and they are like telling us about those, right? अब उसमें कई दफ़ा ये होता है कि मैंने काफ़ी clients के साथ काम किया है. Sometimes they tell me stuff that is real, sometimes they tell me stuff that is not real or they haven't even seen it, right? So उसमें फिर जो है ना what we do is that there are like many different things that we use with those clients. उसमें से कुछ clients जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो serious होते हैं जिसमें कि they are having suicidal attempts, they have like inappropriate behaviors which could include sexual behaviors, which could include aggressive behaviors, which could include any kind of behaviors that are inappropriate. So उसमें first of all some of them are on medication and believe me मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे clients देखे हैं जो कि 6 and 7 psychotropic medications पे होते हैं and I'm sure that you also have seen those. So in that जो है ना हम लोग सबसे पहले देखते हैं hierarchy of danger. So for example अगर एक client बहुत ज़्यादा hierarchy of danger पे है तो सबसे पहले हम उसके मेडिकल को रूल आउट करके उसको हम उसके लेवल्स जो है ना उसको पहले हम स्ट्रेटन आउट कराते हैं ऑफ द मेडिकेशन और वट एवर द इम्बैलेंस इज बाय अ साइकियाट्रिस्ट और उसके बाद हम उनका थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन शुरू करते हैं. अब थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन में देर आर मैनी डिफरेंट वेज दैट वी वर्क विद. उसमें यूजुअली व्हाट आई वर्क विद इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड अ बिहेवियर एनालिस्ट. ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वही होता है कि आइदर वी यूज अ डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट of other behavior, alternative behavior, or differential reinforcement of incompatible behavior, which is all ABA terminology. या हम यूज़ करते हैं differential reinforcement of omission of behavior. ठीक है, तो ये सब different जो है ना ये चीज़ें हैं और क्या क्या हम इसमें यूज़ करते हैं कि for example अगर जो है कोई ऐसा client है कि जिसमें हमने देखा कि वो ऐसे verbal responses जो है वो बार बार आपको दे रहा है जो कि इनकोहेरेंट हैं, जिसका कोई कोहेरेंस नहीं बन रहा और वो ऐसी फजूल बातें बोल रहे हैं जो कि दे आर नॉट मेकिंग सेंस. ठीक है, वो अपने घर से जाना नहीं चाह रहे, मेडिसिन लेना नहीं चाह रहे, स्कूल जाना नहीं चाह रहे, अपने काम पे जाना नहीं चाह रहे, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. तो उनके लिए हमने क्या किया कि हमने उनके लिए एक तो ऑफ कोर्स दे नीड सम मेडिकेशन एडजस्टमेंट फॉर श्योर. आफ्टर दैट उनके लिए एक बिहेवियर प्लान बनता है जिसमें उनका एक फंक्शन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एंड आफ्टर दैट हम उनके साथ काम करते हैं. टोकन इकोनॉमी भी यूज़ होती है उनके साथ और साथ में उनके साथ डिस्क्रीट ट्रायल्स जो है वो हमने किए हैं अप्रोप्रिएट वर्बल रिस्पॉन्सेज के, विच मीन्स कि हम उनके साथ फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे साथ मॉडल कर रहे हैं इनअप्रोप्रिएट behaviors like inappropriate verbal behaviors जिसमें कि अगर वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि जो नहीं है environment में but they are still reporting that, तो हम उनको उस वक्त जो है we redirect them to bring them to where we are right now and we tell them okay आप ये बात कर रहे हो but this is not true, let's talk about the reality what is over here and then we practice and model the right kind of statements with them. So this has shown to be very beneficial with the clients. Secondly हम लोगों ने जो है उनके साथ जो है टोकन इकोनॉमी इस तरह से भी यूज़ की है कि हमने एक उनके लिए स्केल यूज़ किया है और उस स्केल में हम उनको ये दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल सेल्फ मैनेजमेंट स्केल. अब उस सेल्फ मैनेजमेंट स्केल में दे आर एबल टू सेल्फ मैनेज देमसेल्व्स कि ओके इफ़ आई एम एट लेवल 1 that means that I have no symptoms. If I'm at level 2 this means that I have some symptoms coming. तो हम उनको थोड़ा थोड़ा जो है ना रिकग्नाइज करना सिखा देते हैं कि कब उनका जो अग्रेशन है या जब उनके जो सिम्टम्स हैं वो अब ख़राब होने वाले हैं. तो एट दैट टाइम इज़ द टाइम दैट दे नीड टू फाइंड हेल्प.
So first thing is that we ask them to find help from somebody that is very close to them, and after that, that person needs to start to initiate द कोपिंग मैकेनिज्म्स विद देम, ठीक है. सो उनका एक पूरा प्लान बनता है जिसमें वो कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. हम उनको उस पॉइंट तक फिर ले आते हैं थेरेपी कर करके कि वो अपना ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिसमें कि वो ये कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं वो खुद ब खुद यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, और सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो खुद उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करके अपने आप को काम डाउन करते हैं, एंड दे ट्राई टू स्निप आउट ऑफ दैट. और उसके ऊपर अगर वो करते हैं तो उसके ऊपर फिर उनको हम रीइंफोर्स करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता. वी ट्राई टू गेट देम टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन दिस वे. So this is how we've dealt with schizophrenia, schizoaffective disorder, and it has seemed to be very successful. एक हमारे पास एक बच्ची थी जिसके साथ मैंने काम किया था. She had schizophrenia. She did used to go into peaks and valleys, और उसका जो था ना ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो affiliated था with जब आपका वेदर जो है वो चेंज होता था स्प्रिंग एंड फॉल में. तो उसके साथ हम लोगों ने क्या किया था कि विद हर वी हैड अ कपल ऑफ प्रोग्राम्स इन प्लेस. तो एक तो उसके साथ हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का रखा हुआ था जिसमें हम टोकन इकोनॉमी उसको देते थे, और टोकन इकोनॉमी वाज गिवन ऑन ऑल द अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. सेकेंडली हमने ये देखा था कि उसको हमने सिखाया हुआ था to recognize when she's getting upset. Not only was she recognizing कि when उसका वो trigger point आ रहा है, but also her staff to recognize कि उसके precursor behaviors कौन से होते हैं. अब जो precursor है ना वो behavior plan में बहुत important होता है, और precursor behaviors ये होते हैं कि suppose that child or that client or that adult is going into that zone जहाँ पे उनको वो आने लगा है, पीक आ रही है या वैली आ रही है, तो उधर ही आप उसको पकड़ के एंड यू रीडायरेक्ट देम इनटू अनदर एक्टिविटी. सो व्हाट आई फाउंड रियली effective for her was contingent exercise, जो कि एक और ABA की फॉर्म है जिसे हम कहते हैं it's a punishment procedure. So I would just tell her, hey, you know what, Kay, go run some laps outside. So वो क्या करती थी कि वो उठती थी और जाती थी और बाहर जाके she would run 2 or 3 laps and she would come back inside. बाय द टाइम वो बाहर जाके वो लैप्स रन करके आती थी, उसका दिमाग उस अपनी कंडीशन से ऑलरेडी मूव होकर दूसरी कंडीशन में चला जाता था. सो दिस इज ऑल्सो अनदर ABA टेक्निक एंड एक्टिविटी दैट वी हैड इन प्लेस फॉर हर, जो कि हम उसके लिए यूज़ करते थे. सो बेसिकली वी यूज टू रीडायरेक्ट हर फ्रॉम व्हाट स्टेट शी इज इन टू एन अदर स्टेट एंड देन बैक. सो रीसेट वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दो सिचुएशंस, एंड आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया था कि शी वॉज यूजिंग दोज टेक्निक्स बाय हर सेल्फ. नाउ here there's a difference between if you're working with special needs children or you're working with children who are typical children, right? और यूजुअली जो स्किज़ोअफेक्टिव और स्किज़ोफ्रेनिया और ये जो पैरानोया और इस तरह के हमारे जितने भी आ जाते हैं, बाइपोलैरिटी आ जाती है, आई थिंक दे यूजुअली हिट अराउंड दैट 17-18 काइंड ऑफ एज. तो उन एजेस में हमें बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और मोस्टली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिहेवियरल इंटरवेंशन के साथ उन क्लाइंट्स के साथ और बच्चों के साथ काम करें, और उसके साथ साथ हम साइकियाट्रिक हेल्प लें जब व्हेन एवर इट इज़ नीडेड, राइट? बिकॉज इफ़ इट इज़ बिकमिंग डेंजरस, अगर वो अपनी सेल्फ कटिंग कर रहे हैं, सेल्फ हार्म कर रहे हैं, सेल्फ इंजरी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी लुक्ड एट मेडिकली, राइट? But you have to get the medical, then you have to work as a behavior analyst with them along with psychologists, along with a team of multidisciplinary team, and then आप देखोगे कि ये चीज़ें आहिस्ता 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 they will come under control. But the data is so important for all of these things. That is why I always emphasize, I always say that it is really important कि आप लोग जो है कोलैबोरेटिव में काम करें, हमेशा आप लोग कोलैबोरेशन में काम करें, हमेशा आपका डेटा जो है वो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना है, और आपका जो गोल होना चाहिए, जो रिहैबिलिटेशन का गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए दैट योर क्लाइंट हैज़ टू बी ऑन द लीस्ट डोज, थेरेप्यूटिक डोज of medication, of psychotropic medication. Okay, so that's what your goal has to be. So this is for schizophrenia, schizoaffective. Now let's talk about eating disorders. So the eating disorders that we have are it could be bulimia, it could be anorexia, it could be overeating and things like that, right? अब उसमें भी हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरल कंटिजेंसीज आ जाती हैं, और इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि रीइंफोर्समेंट के साथ काम करते हैं, पनिशमेंट के साथ काम करते हैं. उसमें अब ये होता है कि समटाइम्स यू कैन कम अप विद अ प्रोग्राम फॉर ईटिंग, जिस तरह के एनोरेक्सिया और बुलिमिया आ जाते हैं उसमें भी यू कैन कम अप विद द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर,
और उसमें you can work in collaboration with the psychiatrist, you can work in collaboration with whoever you're working with, and you can always आप reinforce करो उस behavior को जो कि आप चाहते हो, जो कि आपका desirable behavior है, और आप हमेशा punish करो उस behavior को. और punishments में देखो, I'm not talking about like the old school punishments, right? Whoever has taken my ABA classes उनको पता है कि punishment in ABA is not like the old school punishment. Punishment in ABA is like reprimand करना, response course जिसमें आप tokens ले लेते हो, उसके अलावा जो है टाइम आउट्स आ जाते हैं, उसमें पार्शल टाइम आउट आ जाता है, हॉल टाइम आउट आ जाता है, उसके अलावा दे टॉक अबाउट कंटिजेंट एक्सरसाइज आ जाती है, रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर basically you know your punishment procedures, right? So these are the punishment procedures, and these are the procedures that we're talking about when we are talking about um, a punishment, right? So you have punishment and you have reinforcement. Now, when you talk about eating disorders, अब उसमें ये होता है कि कई ऐसे programs हैं जिसमें कि आप लोग एक पूरा chart बनाते हो for the client. Suppose if they are working on a certain amount of food, और उसमें फिर ये होता है कि you are reinforcing them every day for the appropriate food they are eating, and then on a weekend you can reinforce them with the food that they want to eat, right? So that is one thing that you can do. Secondly, for anorexia and bulimia, because that is something जिसमें कि the client is like self-induced vomiting, self-induced not eating on purpose, जिसमें कि client इतना ज़्यादा जो है वो अपना weight lose कर लेता है कि they start becoming sick. That is something जिसमें कि आपको अब उस client को not only have क्योंकि वो इतने ज़्यादा जो है they have become like aversive to food. First of all, you have to hit the root of it. What is the root of it? तो रूट आपको पता चलता है जब आप फंक्शनल एनालिसिस करते हो. उसमें आपको पता करना होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर. इज इट सेंसरी, इज इट attention, is it social, what is it, right? After you find out the function of the behavior, then what you have to do is that you have to do the intervention according to that function. तो उसके लिए फिर आप पता करते हो कि इसमें क्या बच्चे में बात है, क्यों ये कर रहा है, एंड देन यू reinforce according to that. यूजुअली अगर कोई बच्चा या कोई क्लाइंट या कोई बंदा फूड की कंसिस्टेंसी को टॉलरेट नहीं कर रहा, तो उसका एक डिफरेंट प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम उसका फीडिंग प्रोग्राम शुरू कराते हैं, जिसमें कि हम उसको डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फूड जो है उससे पहले उसको हम डिसेंसिटाइज कराते हैं, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट रीइंफोर्सिंग फॉर ईटिंग द अप्रोप्रिएट फूड, राइट? सो अगेन देयर इज़ अ बिहेवियर प्रोग्राम जो कि आप हर किस्म की मेंटल इलनेस और मेंटल एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी के साथ, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ, किसी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो. सो ABA को आप लोग just don't think that ABA is something that can only be used with autism. ABA is something that can be used with any kind of mental disorder, any kind of intellectual disability. You just need the right person to do it. So that's about it. This is all that I have to say for today. If you guys have anything else जो कि आप लोग मेरे से पूछना चाहें तो मैं उसको I can tell you about it. But these are the questions that I had. This is what I have for you. अगर आप लोगों को इसके अलावा मेरे से कोई बात पूछनी हो या आपको मेरे से कोई बात करनी हो तो you can always leave a message, and we can always get back to you. We can always respond to you. So I'm right here. If there's something that you would like to ask me, I'll be more than happy to answer that for you. I can't see any questions on the side, तो मुझे साइड पे कोई भी questions अभी नज़र नहीं आ रहे. तो अभी जो है ना, I will end the session. I think that was it. There was nothing else. I talked about eating disorders. I talked about schizoaffective disorder. I'm just trying to make sure. So if there's anything else that you guys want to, so let me know. I'm around. अगर आपको कोई और questions हो तो I can always ask.
ओके सो अगर कुछ हो तो आप लोग हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हर बंदे का प्लान जो है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। आपको उनके मुताबिक जो है वो प्लान करना पड़ता है। और उनके मुताबिक आपको उनके साथ काम करना पड़ता है। देखें, हर एक चीज़ छोटी सी दैट आई वांट टू टेल एवरीबडी, all the practitioners that are out there in Pakistan, always think outside the box. And this is what I tell all of my therapists that I work with, because we have a clinical setting in Pakistan also. ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कभी भी हम लोग जो है ना वो कुएं के मेंढक नहीं बन सकते, जिसे हम कहते हैं ना, डोंट ऑलवेज गो विद वन थिंग। सो ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, always collaborate with other professionals, always try to do what is the best for your clients। और मैं हमेशा एक बात पे जो है ना वो जोर देती हूँ कि हम लोग एक सर्विंग की फील्ड में हैं। वी आर इन द सर्विस फील्ड एंड वी आर इन द फील्ड टू सर्व आवर क्लाइंट्स। सो वी शुड ऑलवेज सर्व आवर क्लाइंट्स विद इंटेग्रिटी एंड विद एथिक्स। और हमें चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें, और उसके लिए हमें जिसके साथ भी कोलैबोरेट करना है हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। और हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। You should always go to the person who's right for your client or for your kid. And this is going to make you the most successful person, not only in this world, but also in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and the creator of this world. So I think at the end of the day, you guys should just look into what is the best for the clients that you're serving. So try to use multiple approaches, but always use an approach that is ethical, that has been research based. So हमेशा research को आप लोग use करें, और कोई भी quacks वाली चीज़ ना use करें जो कि research based नहीं है। ठीक है? So with that being said, I'm going to end the session, and I wish everybody best of luck. Take care of yourself, and I wish you all a very, very blessed and a safe Ramadan. Allah Hafiz.